So in today's class, in the continuation of the previous video, I am taking the concept of cells. सेल्स हम डिफाइन कर रहे थे और सेल के साथ हमने ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन किया था। तो आज मैं कुछ ग्राफ्स ले रही हूँ, लेकिन इक्वेशन वही यूज़ करेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? V इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये रिलेशनशिप हमें यूज़ करना है थ्रू आउट द इक्वेशन और कोशिश करते हैं हम डिफरेंट ग्राफ्स इसमें निकाल सकें। सो सबसे पहला ग्राफ ई वर्सेज आर। ई इज़ द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्सेज रेसिस्टेंस। तो ईएमएफ का रेसिस्टेंस के साथ, रेसिस्टेंस कौन सा है? ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ विल कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, बट इट विल बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो मैंने एक्स एक्सिस पे रेसिस्टेंस ले लिया है और ईएमएफ इस तरफ ले लिया है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने कहा था कि जब आप कोई भी सर्किट लेते हो और सर्किट के साथ आपने कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है एंड साथ में आपने कोई सेल कनेक्ट किया हुआ है, ये हमने सेल कनेक्ट किया था ईएमएफ वाला, ये स्मॉल आर वाला, तो ये तब एक्ट करता है ईएमएफ, तब पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब आता है जब सर्किट क्या हो? ओपन हो। अगर सर्किट ओपन है तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का तो रोल खत्म हो गया, कोई भी करंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस नहीं जाएगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का कोई भी इफेक्ट ईएमएफ पर नहीं पड़ेगा। तो ये इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के, इसीलिए हमने जो लाइन है वो पैरेलल बना दी एक्स एक्सिस के, यानी कि ईएमएफ थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ आर विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, V वर्सेस R का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमें V को R के साथ बनाना हो, तो अगर यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर डिफाइन कर दें। लेकिन I हम उस इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेरिवेशन निकाला था I का कि नेट सर्किट के क्रॉस, यहाँ तक कि यहाँ इस सर्किट के क्रॉस अगर आपको करंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल ईएमएफ वो है E बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो मैं यहाँ पर वही पुट करती हूँ, यानी कि ईएमएफ बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल R। अब इस इक्वेशन में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही हम R से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो आप लिख सकते हैं, ऊपर आ सकता है E बाय आर डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। ये रिलेशनशिप आप लिख सकते हो। इनटू में आप R भी लिखिए, यहाँ पर अभी मैंने लिखा हुआ है, बट ये R डिवीजन में चला गया और ये R मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यू आर लेफ्ट विद E ओनली इन दी न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन अप करते हो तो नीचे आ जाता है R बाय आर प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। ऊपर वाले R ने तो इसको कैंसिल कर दिया और नीचे वाला हम ऐसे लिखते हैं, दिस R एंड दिस R इज इक्वल टू 1। सो यू आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन बाय 1, सॉरी एप्सिलॉन इज, दिस इज नॉट एप्सिलॉन, दिस इज ईएमएफ एंड स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो ये रिलेशनशिप आ गया। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं बिफोर प्लॉटिंग द ग्राफ। कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अगर इफ़ योर R टेंड टू 0, सो अगर ये 0, ये 0 हो जाता है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी। दैट मीन्स समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0। सो V इज इक्वल टू 0। अगर R कैपिटल आपका स्मॉल r के इक्वल हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इज 2, यानी आपके पास बचा E बाई 2। अगर R आपका इन्फिनिटी हो जाए तो फिर ये इन्फिनिटी वाली, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0। सो ये आपके पास सिर्फ बचा ईएमएफ। सो अब ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है, यानी हमें पता चलता है कि जब इन्फिनिटी हो जाता है तो एप्सिलॉन के बराबर है, अगर 0 रहता है तो 0। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, आई एम जस्ट प्लॉटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज, आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ। तो जब V 0 था तो ये आप बना रहे हैं इस तरफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इस तरफ हम V को लेके चल रहे हैं। सो सब आपका R जब 0 था तो आपका V भी 0 था, तो यानी यहाँ पॉइंट आ गया। जब आप R और स्मॉल r इक्वल पहुँचे, तो लेट मी कंसीडर वो पॉइंट यहाँ पर है, तो आपका ईएमएफ आधा हुआ। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ जो भी जा रहा होगा वो यहाँ तक आधा ही पहुँचा होगा। सो दैट इज़, इस पॉइंट पे एप्सिलॉन बाय 2 वैल्यू होगी। अब वो कहता है जब आप R और बढ़ाते हो, इन्फिनिटी तक ले जाते हो, तो E की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, यानी कि कुछ पॉइंट के बाद द वैल्यू ऑफ E वुड बिकम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब बन रही है? ये E बन रही है जब R आपका इन्फिनिटी पर हो जाए। तो ये सैचुरेट हो जाती है किसी सर्टेन पॉइंट के बाद। इन्फिनिटी पॉइंट दैट मीन्स वेरी फार ऑफ वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, वेरी हाई वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, तो उस पे E की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमारा सेकंड निकला। अब हम थर्ड ग्राफ और देख लेते हैं, दैट इज़ V वर्सेस I।
पोटेंशियल का आई के वर्सेस हम ये ग्राफ देख रहे हैं। तो अब इस ग्राफ को हम कैसे बनाएं, हमारे पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें, माइनस आई आर इधर ले आते हैं एंड प्लस ई रख देते हैं, तो ये एक तरीके से इक्वेशन बन गई एम एक्स प्लस सी के बराबर, जिसमें m क्या है, m आपका स्लोप है। तो नाउ स्लोप इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, वो स्लोप आपका माइनस आई आ रहा है, यानी नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, स्लोप आपका नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। अब कंडीशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर आई ज़ीरो हो जाए तो v किसके बराबर होगा, EMF के बराबर होगा। फ्रॉम द इक्वेशन आई ज़ीरो हो गया तो v e के इक्वल है। लेकिन अगर आपका v ज़ीरो हो जाए, यानी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए, तो जब v ज़ीरो, ये वैल्यू ज़ीरो होगी तो e इज इक्वल टू आई आर रिलेशनशिप है, तो e किसके बराबर आ जाएगा, तब आपके पास आई आर के इक्वल आ जाएगा। तो दो कंडीशन हमारे पास है। यहाँ से आप चाहें तो स्मॉल आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू ई बाई आई, तो जो करंट है। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करें। एक चीज़ तो क्लियर है कि स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स ग्राफ नीचे आना चाहिए। और ये इक्वेशन किसकी थी, स्ट्रेट लाइन की, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ग्राफ विल बी दिस वे। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, माइनस आर आपका स्लोप है। ये जो माइनस आर था, ये जो फैक्टर था, दिस इज़ योर स्लोप। और ये ग्राफ हम किसके वर्सेस बना रहे थे, आई और वी के वर्सेस। तो ये मैंने दोनों तरफ दिखा दिया है, आई वी ग्राफ। ये ज़ीरो है, तो आप देख सकते हैं कि वी जब ज़ीरो था, जब तुम्हारा करंट ज़ीरो था, ये वाला करंट जब ज़ीरो था तो वी मैक्सिमम था। तो ये वैल्यू क्या है, ये EMF की वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। और जब आपके पास वी ज़ीरो था, यानी कि पोटेंशियल को जब हमने ज़ीरो रखा था, तो उस पॉइंट पे EMF किसके बराबर था, IR के बराबर था, इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर था। तो ये तो हो गया ग्राफ। नाउ आगे लेते हैं हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। So before moving to the series parallel combination of the cell, let us first take the numerical based on the topic we have covered. तो हमने टॉपिक जो लिया है अभी, जो आज हमने कवर किया, वो हमने किया था EMF का रिलेशनशिप निकाला है विद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो रिलेशनशिप था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो उसी पर बेस में न्यूमेरिकल ले रही हूँ। न्यूमेरिकल में आपको दी हुई है ये सर्किट, और सर्किट के अंदर एक सेल के अक्रॉस सेल का वोल्टेज पोटेंशियल दे रखा है 12 वोल्ट्स, एंड रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस वो 2 ओम। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक एमीटर कनेक्टेड है और एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। सो द क्वेश्चन सेज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड with the 4 ohm resistor as shown in this figure. Show that the voltmeter reading, तो रीडिंग जो है, वोल्टमीटर रीडिंग जो है इज इक्वल टू अक्रॉस, वो किसके बराबर है, अक्रॉस द पोटेंशियल ऑफ द रेसिस्टेंस। तो V अक्रॉस कैपिटल R। तो पोटेंशियल अक्रॉस इस मतलब अगर वोल्ट मीटर को हम यहाँ लगा के रखें सेल के क्रॉस, या फिर हम वोल्ट मीटर को यहाँ इस रेसिस्टेंस के क्रॉस लगा के देखें, तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी। और ये करना है हमें 1 बाय 1, यानी कि एक बारी हम सेल को कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे सेल के पैरेलल में, और एक बार हम कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को इस रेसिस्टेंस के पैरेलल में। तो ये हमें 1 बाय 1 करना है, और ये चेक करना है कि दोनों ही केसेस में वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही है वो सेम आ रही है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम होगा हमारा करंट निकालना, और करंट का हमारा फॉर्मूला था नेट EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना है हमारे पास, लिख देते हैं पहले मैं फॉर्मूला। तो नेट EMF है 12 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस है 4 + 2, ये 4 एंड ये इंटरनल 2। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 2 एम्पियर। तो करंट हमारे पास आ गया। अब हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये फॉर्मूला लगाना है, यानी हम पहले EMF के क्रॉस चेक करते हैं, विच इज़ योर 12 माइनस, यहाँ इस फॉर्मूले की वैल्यू मैं प्लेस कर रही हूँ, I इज़ योर 2, और इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना था, वो भी 2 था। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन यू विल गेट 8 वोल्ट। अब हम देखते हैं दूसरे के क्रॉस। तो ये तो आ गया किसके क्रॉस, आपने लगाया है अक्रॉस सेल, मैं यहीं लिख देती हूँ, दिस इज अक्रॉस द पोटेंशियल अक्रॉस सेल। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस R, वो देखते हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, वो तो IR रिलेशनशिप है। तो I आप निकाल चुके हैं, I इज़ योर 2, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4, वो भी 8 वोल्ट है। तो हमने कंफर्म कर दिया कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन, मतलब सेल्स पर मैंने क्वेश्चन कम ही देखे हैं CBSE में, बट जो मैंने अभी आपके साथ ये डिस्कस किया, ये 2016 में आया हुआ CBSE क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस तो आते हैं बट सिंपल ही होते हैं। सो नाउ बात करते हैं हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की।
लेट अस स्टार्ट विद द सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट। हमने सेल्स ले लिए हैं, मैंने यहाँ पर 3 सेल्स दिखाए हैं, E1 R1 E2 R2 और E3 R3। तो E1 क्या है, उनकी पोटेंशियल है, और R1 है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन सभी को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। तो अगर मुझे पहले निकालना है VAB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का होता है VA माइनस VB। तो जो अगर मैं V का फॉर्मूला होता था आपके पास E माइनस IR, ये रिलेशनशिप। लेकिन V का ये वाला फॉर्मूला अगर हम लेके चलेंगे तो इस वक्त सेल कौन सा लगा है, E1 और R1, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है E1 माइनस IR1। सेम वे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं BC पॉइंट का। तो BC के लिए क्या हो जाएगा, VB माइनस VC विच विल बी इक्वल टू, क्योंकि B और C के बीच में कौन से दो सेल्स लगे हुए हैं, दूसरा सेल लगा हुआ है E2 एंड R2, सो E2 माइनस I ऑफ R ऑफ 2। लेकिन हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस सपोज A और C के बीच में, तो व्हाट इज AC, AC इज इक्वल टू V ऑफ A माइनस V ऑफ C विच यू मे राइट एज VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, यानी कि मैंने VB को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब इसमें देखिए दो पेयरिंग हो गई है, यानी कि VA माइनस VB तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और VB माइनस VC जो था वो सेकंड इक्वेशन बन गया। दोनों को हम ऐड कर दें तो E1 माइनस IR1 एंड देन योर प्लस सिंबल E2 माइनस IR ऑफ 2। अगर आप I1 और E1 और E2 को आप अलग ले जाएं और यहाँ से आप माइनस I कॉमन निकालें तो आपके पास बचता है R1 एंड R2। दिस मीन्स दिस इज़ योर इक्विवेलेंट EMF, और यहाँ पे I आएगा, एंड दिस इज़ योर इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ये इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट EMF हो गया। तो अगर हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए निकालना है, ये VAC के क्रॉस था, ये तब सिचुएशन मैंने तो 2 ही सेल लिए थे A और C के बीच में, यानी कि E1 और E2 सेल यूज़ किए। बट अगर इससे ज़्यादा भी सेल्स हों तो भी आपके पास कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपली ऐड द EMF E1 एंड E2। इस केस में E1 E2 है, R इक्विवेलेंट क्या है आपके पास, वो R1 प्लस R ऑफ 2 है। अगर n नंबर ऑफ केसेस हों तो सारे सेल्स ऐसे ही ऐड होते जाएंगे अप टिल n, सारे रेसिस्टेंसेस भी ऐसे ही ऐड होते चले जाएंगे अप टिल n। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज सिंपली लाइक, जैसे कॉन्सेप्ट भी वही लग रहा है। देखिए आप पोटेंशियल हर एक के क्रॉस अलग अलग होता है, तो अगर अलग अलग सेल्स भी यूज़ किए तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। सीरीज़ में पोटेंशियल अलग अलग ही होता है, सिर्फ करंट सेम होता है। तो ऐसे केसेस में हम सिंपली उनकी पोटेंशियल्स को ऐड करते हैं, और रेसिस्टेंसेस सीरीज़ में सिंपली ऐड ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने वही कॉम्बिनेशंस हमने यूज़ किया। अब देखते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हमने EMFs को पैरेलल कनेक्ट करना, तो मैंने यहाँ पे EMF दिखाया आपको, E1 और E2 दो सेल्स हैं जो हमने कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल में, और ये R1 एंड R2 विद देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। आप इसको चाहो तो साथ में भी शो कर सकते हो, मैंने नीचे भी शो कर दिया। मतलब बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि EMF के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस शो नहीं किया होता, तो दोनों तरीके हैं। ये भी शो करने का तरीका है जिसमें आप एक सेल को, ये सेल जो है ये अपने आप में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन गया, अगला वाला यहाँ पर बन गया, ऐसे ही ये अलग अलग पेयरिंग दिखा देते हैं उसकी। तो इसमें क्या मतलब है कि इस सेल का ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर वो इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिखाते तो वो या तो ऐसे दिखाएंगे या वो दिखाएंगे ही नहीं, सिंपली बस यहाँ कॉमा लगा के R1 की वैल्यू लिख देते हैं। तो बहुत केसेस में यहाँ पर बच्चा मिस कर जाता है, उस R1 को कैलकुलेशन में लेना छोड़ देता है, भूल जाता है। तो यू बी केयरफुल, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो अब बात करते हैं, अगर हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो जैसे हम पोटेंशियल पहले निकाल रहे थे वैसे अभी भी निकालते हैं। सेल 1 के लिए निकालोगे तो E1 माइनस I1 R1 हो जाएगा। यू टेक आउट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम हेयर, दैट इज़ E1 माइनस V बाई R ऑफ 1। हम I1 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। सीरीज़ के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती थी और हमारा पोटेंशियल ऐड होता था सीरीज़ में, V1 V2 V3 हम सिर्फ पोटेंशियल्स ऐड करते थे। लेकिन पैरेलल के अंदर करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, और जो नेट करंट सर्किट में आएगा वो कॉम्बिनेशन होगा I1 और I2 का। तो पहले मैं I1 निकालती हूँ, सेम वे आप I2 भी डिफाइन कर सकते हो, E2 माइनस V बाई R ऑफ 1। और ये भी ध्यान रखिए ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो यानी कि V मैंने कांस्टेंट रखा है, V को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ E1 E2 के टर्म्स में हमने उसको ला के करंट को रख दिया है। और हम नेट करंट निकालने के लिए क्या करें, हम सिंपली करंट्स को ऐड कर दें। तो जब आप करंट ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा E1 बाई V1 बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R ऑफ 2। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो E1 बाई R1 आप अलग ले आएँ, E2 बाई R2 भी
अलग ले आए, मेक इट 1 ब्रैकेट और फिर v कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 1/r1 प्लस 1/r(2). ये रिलेशनशिप बच गया, लेकिन ये तो v इस साइड आ रहा है, हमें v इधर लाना है, यानी हमें इक्वेशन बनानी है इसके इक्विवेलेंट। पोटेंशियल निकाल रहे हो तो टर्मिनल पर जिस इक्वेशन से शुरू किया था हमें उसी इक्वेशन की फॉर्म में वापस लाना है। तो हमने शुरू किया v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर की फॉर्म में, जबकि अब हमारी आ रही है i इज इक्वल टू ई माइनस वी आर। तो हम इस वी आर को चेंज करेंगे, तो v को मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप इसे सिंप्लीफाई भी कर दें साथ साथ, तो r1 प्लस r(2) डिवाइडेड बाई r1 r2, और आपके पास इधर बच जाता है e1 बाई r1 प्लस e2 बाई r(2) और माइनस i। मतलब ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, और यहाँ जो i था वो इधर आके माइनस हो गया, सो नाउ विल रीअरेंज इट। और यहाँ इसके साथ जो ये मल्टीपल फैक्टर है इसको हम रिमूव करके इस साइड लेकर आते हैं, तो v आपके पास आ जाता है, मैं यहीं लिख देती हूँ इसको, तो v आता है। अच्छा, यहाँ पर भी हम इसे एलसीएम ले सकते हैं, तो e1 r2 प्लस e2 r(1) एंड r1 जो आपका यहाँ पे फैक्टर आया था r1 प्लस r(2), ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में ये वाला रेसिप्रोकल इधर लेके जा रही हूँ r1 r2, और इधर का एलसीएम जब लिया था वो r1 r2 था, तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। अभी मैं दोबारा से समझाती हूँ, मुझे लग रहा है कि ये स्टेप मैंने ज़्यादा क्विक कर दिया है, आई विल रिपीट इट। सो r2 क्या किया, इस पूरी ब्रैकेट को हम घुमा के इधर लेके आए हैं, तो ये r1 r2 डिनोमिनेटर ये ऊपर आना चाहिए था, डिनोमिनेटर में ये फैक्टर आना चाहिए जो मैंने यहाँ लिख दिया है, सो एज टू मेक दिस एज अ ब्रैकेट। और इधर एलसीएम जब आप लेते हैं तो प्रोडक्ट आना चाहिए था विच इज़ r1 एंड r2, वो मैंने यहाँ लिख दिया, सो कैंसिल हो जाए। वो आप नहीं भी यहाँ पे भी रख के और यहाँ ये r1 r2 को यहाँ लेके छोड़ सकते थे, कोई इशू नहीं था उसके अंदर। आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो v इज इक्वल टू, अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट के लिए निकालना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट, जैसे हमने पीछे लिखा था। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो आपका E इक्विवेलेंट अब आ रहा है E1 R2 प्लस E2 R(1) डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये मैं कहाँ से लाई हूँ, इसको मैंने इसके साथ इक्वेट कर दिया, ये दोनों आपस में इक्वेट हुई हैं, सो ये इक्वेशन आ गई। और इसी तरीके से R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो, जो कि ये होगा विच इज़ योर R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R(2). सो ये सिंपली आप लिख सकते हैं, ये इक्वेशन जो है हमने फॉर दी सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए निकाली है। वैसे अगर ये तो 2 के लिए था केसेस, मगर अगर आपके पास n नंबर ऑफ केसेस हो तो फिर आप इस तरीके से उसको ना सॉल्व करें, फिर आप रेशो को रेशो की फॉर्म में रखें, जैसे कि E1 बाई R(1) प्लस E2 बाई R(2), E3 बाई R(3) एंड सो ऑन। तब आपका ये E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बनता है सर्किट। और अगर 1/R इक्विवेलेंट निकालना हो, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने यहाँ तो सिंप्लीफाई कर दिया था, बट अगर नहीं हो तो आप सिंपली R1 प्लस 1/R(2) प्लस 1/R(3) एंड सो ऑन, इस तरीके से कॉम्बिनेशन इसका चलेगा फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अगली क्लास में हम कुछ और theoretical portion लेंगे, then we'll start doing the numerical based on the combination of cells. Thank you so much for this class.